Hi everyone, welcome to SSC Insight। तो SSC CHSL 2020 एंड SSC CGL 2020 दोनों ही एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम आने वाला है एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। आज मैं आपके साथ मेरा SSC CHSL 2018 का जो डिस्क्रिप्टिव का कॉपी था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने RTI करके वो कॉपी मंगवाई थी एंड उस कॉपी का ही PDF मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे क्या लिखा था एंड मुझे कितना मार्क्स मिला था। इसके आगे मैंने MTS 2019 का डिस्क्रिप्टिव का कॉपी मैंने शेयर किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो आज मैं CHSL का RTI कॉपी शेयर करने वाली हूँ। एक बात मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ कि SSC MTS में जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें आप टोटल 23 लैंग्वेज में लिख सकते हो। 23 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में जिसमें आप सुटेबल हो आप लिख सकते हो। 23 लैंग्वेज कौन कौन सी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल पे जो 22 लैंग्वेज मेंशन्ड है उसमें से कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो एंड उसके साथ साथ आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 23 लैंग्वेज में से आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट SSC CHSL एंड CGL में वो सिनेरियो नहीं है। CHSL एंड CGL में आप आइदर इंग्लिश और हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश मीडियम में लिखा था एंड और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ कैंडिडेट्स का ऐसा मानना है, वो लोग ऐसे सोचते हैं कि हिंदी में लिखने से, हिंदी मीडियम में लिखने से आपका मार्क्स कम आता है, इंग्लिश में ज्यादा आता है। बट जितना मुझे इतने दिन का एक्सपीरियंस है उससे मुझे लगता है कि ऐसा एक्चुअल में है कुछ नहीं। आपके मार्क्स आपके एग्जामिनर के हाथ में होता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वर्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मीडियम के ऊपर नहीं डिपेंड करता है कि आप कौन सी मीडियम में लिखोगे तो उसमें आपको ज्यादा नंबर आएगा। आप जिस मीडियम में सुटेबल हो, आप जिस मीडियम में अच्छे से अपना पॉइंट एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको उसी मीडियम में लिखना चाहिए। तो SSC CHSL 2018 का जो डिस्क्रिप्टिव था वो मेरा सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव था। मुझे अभी भी याद है कि मेरा SSC CGL 2018 का Tier 2 का एग्जाम था 11 सितंबर 2019 को एंड उसके बाद वो ही एक महीने में ही 29 सितंबर 2019 को CHSL 2018 का डिस्क्रिप्टिव था। तो मेरा कुछ भी तैयारी नहीं था, मतलब 11 सितंबर में मेरा जो Tier 2 का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने एक ब्लंडर किया था एंड उसके दुख में मेरा एक हफ्ता 10 दिन चला गया था एंड मैंने लगभग 20 या 21 से CHSL की डिस्क्रिप्टिव का तैयारी शुरू की थी एंड जब तैयारी शुरू की थी तब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक रिटन एग्जाम नहीं है, इसमें बहुत कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अब सभी को पता ही होगा UFM के बारे में, अनफेयर मीन्स के बारे में, कि कितना कुछ ध्यान में रख के आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना पड़ता है। तो यही सब में मैं बहुत ही कंफ्यूज थी, समझ नहीं आ रहा था एंड उसके साथ साथ तो आप लोगों को पता ही होगा कि बॉक्स ऐसे कॉपी आता है, उसमें आपको एक वर्ड लिखना होता है, वो मेंटेन करके आपको एक सर्टेन वर्ड्स के लिमिट में अंदर रख के आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ मिला के मुझे बहुत ही दिक्कत हो रहा था प्रिपरेशन में एंड मैं जैसे तैसे ही एक एग्जाम दिया था। तो ये मेरा एकदम पहला एग्जाम था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पेज में मैं आपको कुछ पॉइंट मेंशन कर देना चाहती हूँ। तो ये रहा फर्स्ट पेज। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज में राइट साइड में देखिए येलो से कुछ चीजें हाईलाइटेड है। ठीक है, येलो से ये रोल नंबर, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड मीडियम, दैट इज लैंग्वेज। ओके, तो ये जो चारों पॉइंट है, रोल नंबर, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड लैंग्वेज, ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंदर में जो भी लिखो बट बाहर का ये जो चारों पॉइंट है ये आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए कि आपने कुछ स्किप कर दिया, भूल गए सिग्नेचर करने को। ठीक है, क्योंकि जो भी इन्विजिलेटर रहता है उनका कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, हालांकि उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये देख के चेक करना कि आपने सब कुछ किया है कि नहीं। बट अगर आपका बिना कुछ भी सिग्नेचर या रोल नंबर से चला जाता है आपका कॉपी, तो उसके बाद तो आपका ही लॉस है, क्योंकि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अगर ये चार में से कोई भी पॉइंट यहाँ पे ना हो। तो इसलिए अंदर जो भी लिखो, क्योंकि 1 घंटा टाइम होता है, बहुत ही कम टाइम होता है CGL CHSL में, मतलब लिखने में तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको छोटा ही लिखना पड़ता है बट उतने टाइम में आपको सोच के समझ के लिखना पड़ता है, वर्ड लिमिट का अंदर लिखना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाता है। इसलिए कंफ्यूज होके ये चारों में कुछ भी गलती नहीं करना है, ये चारों पहले एकदम ठीक से आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है, सिग्नेचर लिखना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है और आप कौन से लैंग्वेज में आपका एग्जाम दोगे, इंग्लिश या हिंदी, वहां पे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये रहा। इसके बाद इन्विजिलेटर का साइन एंड इसके बाद ये रहा मेरा नंबर। ठीक है, ये 28 मुझे मिला है ऐसे में
एंड 30 मुझे मिला है लेटर में, टोटल 58 आउट ऑफ 100। ठीक है, बहुत ही जनरल से नंबर है, एकदम एवरेज नंबर है। उसके बाद देख लेते हैं मेरा कॉपी। ओके, तो चलिए पहले ये, इसके बाद फर्स्ट पेज के बाद ये सेकंड पेज में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, देखिए ऐसे लिखा है कि डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन दिस पेज। ओके, तो आपको थर्ड पेज से आपको लिखना शुरू करना होता है। ये फर्स्ट में ही देखिए आ गया आपका एसे, यहाँ पे देखिए हिंदी में एंड इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपको 250 शब्द 250 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे क्या आया था कि जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इज द ओनली आंसर टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। ओके, तो इसके ऊपर ऐसे लिखना था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिखा था। हालांकि मेरा तब उतना अच्छा नहीं था इंग्लिश, इसलिए बट जितना मैंने लिखा था उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि तब कंडीशन कुछ ऐसा ही था। तो देखिए ये रहा मेरा पेपर। तो ऐसा बॉक्स बॉक्स रहता है आपके पेपर में, आपको हो सकता है कि ऑलरेडी पता ही है। तो ऐसे ही बॉक्स बॉक्स वाला जो पेज है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके उसमें ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप जो भी लिखो मेरा मानना है कि आपको उसी में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लिखना इनफ नहीं होता है, लिमिट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए मैंने क्या लिखा था कि इंडिया इज द सेकेंड पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विथ अराउंड 1.35 बिलियन पीपल। क्या है कि अगर डिस्क्रिप्टिव में ऐसा कुछ टॉपिक है जिसमें आप ऐसे न्यूमेरिकल्स दे सकते हो, मतलब ऐसे नंबर्स दे सकते हो, तो वो आपके ऐसे के लिए एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मैंने पहले ही कहा कि इंडिया सबसे पॉपुलस, सेकंड पॉपुलस कंट्री है हमारे विश्व में एंड उसके जो पॉपुलेशन है वो है 1.35 बिलियन। इसके बाद मैंने लिखा है इट इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस चाइना बाय 2027 will become the highest populous country। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 के अंदर अंदर ही ये चाइना को क्रॉस कर जाएगा। चाइना का जो पॉपुलेशन है, हमें पता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, चाइना का है। तो चाइना को भी हम लोग सरपास कर जाएंगे विद इन 2027 एंड हम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे कंट्री में होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है इट इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस चाइना, यहाँ पे क्रॉस ना लिख के अगर मैं सरपास लिखती तो मे बी ये ज्यादा सुटेबल होता यहाँ पे। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने कुछ भी करेक्शन नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वो लोग ऐसे टिक करके चले गए। तो आपको डिस्क्रिप्टिव कॉपी से सिर्फ आपने क्या लिखा था वही आपको देखने को मिलेगा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि आपका क्या गलती थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड का यहाँ पे मैंने सिर्फ ओवरराइट किया है, तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने ऐसे राउंड कर दिया है। पॉपुलस में भी कुछ गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह हो गया फर्स्ट पैरा। उसके बाद आते हैं इलिटरेसी, पॉवर्टी, इकोनॉमिक स्लोडाउन, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा आर वेरियस इश्यूज इन आवर कंट्री। यहाँ पे हमें फोकस करना है कि पॉपुलेशन के लिए क्या क्या दिक्कतें आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो इश्यूज तो यही है कि इलिटरेसी है, हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इकोनॉमिक हालत भी ठीक नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट, हालांकि तब कोरोना नहीं था। ठीक है, तब सिनेरियो कुछ और था, सब कुछ नॉर्मल सा था। अब तो सब कुछ ही चेंज हो गया है। तो इलिटरेसी, पॉवर्टी, इकोनॉमिक स्लोडाउन, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा आर वेरियस इश्यूज इन आवर कंट्री। हमारे देश में ये सब प्रॉब्लम्स है, ये सब इश्यूज है। बट ये सब इश्यूज के लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, इतना ज्यादा पॉपुलेशन के लिए ये सब इश्यूज दिन ब दिन बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्कीम्स फॉर आवर बेटरमेंट बट इन वेन। गवर्नमेंट हमारे जो अवस्था है उसको सुधारने के लिए दिन ब दिन एक के ऊपर एक स्कीम्स वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए, बट वो कोई काम का नहीं है, बट इन वेन। क्यों काम में नहीं आ रहा है? क्योंकि इतना पॉपुलेशन है कि उन सभी को ये बेटरमेंट प्रोवाइड करने के बाद भी कुछ ऐसा कुछ हमारा अच्छा नहीं हो रहा है। सो इसलिए क्या करना है, द ओनली सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स आर पॉपुलेशन कंट्रोल। तो इसलिए जो भी स्कीम्स वगैरह है वो तो अप्लाई करना चाहिए, बट क्या है कि इतना पॉपुलेशन है इसलिए वो सब जो अप्लाई हो रहा है उसका कुछ फल हमें नहीं दिख रहा है। तो इसलिए अगर कुछ अच्छा करना है तो उसके आगे हमें करना क्या होगा, हमारा पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल करना होगा। यहाँ पे वही फोकस है कि क्या हमें सुधरना क्या है। द ओनली सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स आर पॉपुलेशन कंट्रोल। ये हो गया सेकेंड पैरा। नेक्स्ट देखिए, स्टेटस ऑफ पॉवर्टी हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम 55% to 28%, बट स्टिल अराउंड 364 बिलियन आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये जो मैंने नंबर्स यहाँ पे यूज किया है, परसेंटेज यूज किया है, ये सब मैंने 151 ऐसे से पढ़ा है।
ठीक है, मैंने 2 बुक फॉलो किया था, 151 एसेस बाय आरिहंत पब्लिकेशंस एंड जो लेटर राइटिंग का आरिहंत का ही जो लेटर राइटिंग का बुक है, ये 2 ही मैंने पढ़ा था। ठीक है, ये दोनों से मैंने तैयारी की थी और उसके साथ साथ मैंने जो भी न्यूज़पेपर है वो तो मैं पढ़ती ही थी। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि पॉवर्टी का जो स्टेटस है वो अच्छा डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब पहले वो 55% था, बट अब हो गया है 28%। बट इतना घटने के बाद, इतना डिक्रीज होने के बाद, 55 से 28 आने के बाद भी कुछ भी उसका फल नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि दिन ब दिन तो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। आगे जिस पॉपुलेशन का 55% था, आज उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन हो चुका है। तो अगर उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए एंड उसका 28% तो कुछ कम नहीं होगा ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि बट स्टिल अराउंड 364 मिलियन आर बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब 28% होने के बावजूद 364 मिलियन पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के नीचे है वो लोग। ठीक है, जीडीपी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। ये हो गया हमारा थर्ड पैरा। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं कि पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो हमें समझना चाहिए कि ये पॉपुलेशन जो दिन ब दिन बढ़ रहा है उसके क्या इफेक्ट हो सकता है। मतलब हमारे ये जनरेशन, हमारे नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद का जनरेशन का क्या इसके लिए इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमें सोचना चाहिए। ठीक है, ये हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, दे नीड टू वेल फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ करते हैं, बट एक्चुअल में इम्प्लीमेंट वैसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों का अंदर समझ उतना अभी तक इम्प्रूव्ड नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए वो कुछ भी फल नहीं दिख रहा है। दे नीड वेल फैमिली प्लानिंग। मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इंड्यूसेस मोर पॉवर्टी। गवर्नमेंट इज मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ contraceptives. In rural areas, knowledge about sex education, proper family planning is given. Though there is ban on marriage below 18 years, people in village ignore and do not understand its importance. ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? More number of children induces more poverty. अगर एक फैमिली में एक बच्चे हो, उनके लिए जो एफर्ट डालना पड़ता है उनके पेरेंट्स को, अगर उसके जगह पे अगर 4 बच्चे हो जाए तो उसके लिए तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना वो एफर्ट। तो इसके लिए गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रहा है? गवर्नमेंट इज मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। गवर्नमेंट कैसे इसको हमें रोकना है उसको लेकर बहुत सारे अवेयरनेसेस ऑलरेडी स्प्रेड कर रहा है। इन रूरल एरियाज नॉलेज अबाउट सेक्स एजुकेशन, प्रॉपर फैमिली प्लानिंग इज गिवन। ये सब जो नॉलेजेस है सुने होंगे, अगर आप गांव से हो तो आप देखे भी होंगे कि वहाँ पे ऐसे कैंप्स लगाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कैंप्स बैठते हैं, वहाँ पे लोगों को ये समझाया जाता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहे हैं कि दो देयर इज बैन ऑन मैरिज बिलो 18 ईयर्स। मैरिज बिलो 18 ईयर्स इज बैंड। हमारे जो गवर्नमेंट का रूल है उसके तहत आप 18 ईयर्स के नीचे शादी नहीं करा सकते। बट पीपल इन विलेजेस इग्नोर एंड डू नॉट अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस। विलेज पीपल जो है वो ये नहीं समझते, उनको लगता है कि उनके लिए ये सब नहीं है, जो है उनके लिए तो यही बेहतर है कि 18 साल से आगे शादी करा दे। तो इसलिए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ ऑल मैरिड गर्ल्स रिमेन अनएडुकेटेड। अगर पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाई के आगे शादी हो जाएगा, अगर शादी इंपॉर्टेंट हो गया पढ़ाई से, तो वो लोग तो अनएडुकेटेड ही रह जाएंगे ना। एंड अगर एडुकेशन नहीं मिलता है तो उनको समझ भी नहीं आएगा कि क्या फैमिली प्लानिंग क्या होता है, सेक्स एडुकेशन क्या होता है, कैसे आपको क्या सोच के प्लानिंग करना चाहिए, वो सब कैसे वो लोग समझेंगे, है ना। तो आइदर दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट because they are uneducated, है ना, and or they do not feel comfortable to discuss टैबू इश्यूज। बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहते, उनको आइदर शर्म आते हैं, उनको ये नहीं लगता, वो लोग फ्री नहीं, कंफर्टेबल नहीं फील करते कि इन बारे में वो लोग ओपनली बात करें, इसलिए इस बारे में कुछ बात भी नहीं होता, कोई अवेयरनेसेस भी, कुछ भी काम भी अल्टीमेटली नहीं लगता है। सो नेक्स्ट पैरा है कि पॉलिटिकल लीडर्स डू नॉट प्रमोट पॉपुलेशन कंट्रोल एज इट विल अफेक्ट देयर वोट बैंक पॉलिसीज। ड्यू टू secularism, all religions have the right to maintain their personal laws, which also in
some cases promote more reproduction। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जो भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको भी कभी भी हम ऐसे नहीं देखते कि वो लोग भी इसके ऊपर विचार दे रहे हैं कि नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, ये करना चाहिए, आपको ऐसा यूज करना चाहिए। इसके ऊपर वो लोग कभी प्रेशर नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा लोग उतनी ज्यादा वोट, है ना। अगर लोग ही नहीं रहेगा, लोग कम हो जाएगा, तो उनको वोट कौन देगा। तो ये वोट बैंक पॉलिसीज के लिए वो लोग अपने स्वार्थ के लिए इसको प्रमोट नहीं करते, ठीक है। एंड उसके साथ साथ सेक्युलरिज्म, मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन से रिलेटेड जो राइट्स है हमारे, वहां पे मेंशन है जिनका भी रिलीजन का जो भी रूल्स है वो फॉलो कर सकते। एंड उसके तहत भी रिलीजियस जो भी लॉज है वो फॉलो किया जाता है। एंड कुछ ऐसे रिलीजियन है जहां पे मोर बर्थ इज मोर गिविंग रिप्रोडक्शन इज गुड फॉर देयर रिलीजियन। तो इस वजह से भी, कुछ रिलीजियस कारण की वजह से भी ये रिप्रोडक्शन जो दिन के दिन बढ़ रहा है। नेक्स्ट पैरा में देखिए, controlling can well execute the policies, unemployment have to be reduced as there will be less competitors। तो क्या बोल रहे हैं कि controlling can execute the policies, अगर population control होता है तो जो policies गवर्नमेंट बनाते हैं हमारे betterment के लिए, वो भी अच्छे से execute किया जाएगा, है ना। कम लोग होगा तो अच्छे से execute भी होगा, बट इतना ज्यादा लोग है कि वो controlling के बाहर है, ठीक है। तो इसलिए unemployment have to be reduced as there will be less competitors। अगर population कम है तो एक अच्छा खासा कंपटीशन, एक जो हेल्दी कंपटीशन होगा। जितना भी रफ टफ कंपटीशन होता है, आपको तो पता ही है कि कितने नंबर ऑफ लाख्स एंड लाख्स ऑफ एप्लीकेशंस फॉर्म फिल होता है एवरी ईयर इन एसएससी एग्जाम्स। इतना ज्यादा पॉपुलेशन के कारण ही आज इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है एंड इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी है। उसके बाद क्या लिख रहे हैं कि वी शुड लर्न फ्रॉम चाइना हाउ टू मैनेज सच इश्यूज। चाइना से हमारा इश्यूज हुआ था कुछ महीने आगे, तब तो नहीं हुआ था, तब चाइना से अच्छा ही रिलेशन था, इसलिए ये लिख दिया, नहीं तो कभी भी चाइना के बारे में तो नहीं लिखता। तो जो भी हो कि चाइना में जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, बट हमारे देश में ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कुछ राज्य में इम्प्लीमेंट हुआ भी था, बट वो विथड्रॉ किया गया है जितना मुझे पता है। इस वजह से हमें हमारे देश में ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि वी शुड लर्न फ्रॉम चाइना। चाइना से हमें सीखना चाहिए कि ऐसे इश्यूज कैसे मैनेज करते हैं। हालांकि मैं ये लाइन अभी नहीं लिखना चाहती, क्योंकि चाइना ऑलरेडी हमारे साथ जो किया है उसके बाद तो मैं कतई ये लाइन नहीं लिखना चाहती। Anyway, उसके बाद population control not only improve our standard of living, health, economic growth, but also fulfill our dream to be the world leader and 5 trillion economy। ये 5 trillion economy का तब चल रहा था, ठीक है, इसलिए 5 trillion economy एक अच्छा टारगेट था हमारा, ठीक है। बट अब तो बहुत कुछ बदल चुका है ये कोविड के वजह से। तो क्या है कि अगर पॉपुलेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल अगर कर सकते हैं, तो ये सिर्फ हमें जो भी हमारे इश्यूज है, हमारे जो बेसिक इश्यूज है, वो बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जाएगा। बहुत अच्छे से वो जो भी स्कीम्स वगैरह है बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हम जो इतना उछलते हैं ना जो फॉरेन के बारे में, कि फॉरेन में ऐसा होता है, फॉरेन में वैसे लोग सभी के पास कार होता है, सभी के पास अच्छा सुविधाएं होता है, हमारे पास क्यों नहीं है। हम अगर ज्यादातर हमारे देश का लोग फॉरेन के नाम से ही पिघल जाता है, तो ये क्यों है? ये क्या है कि आपके फॉरेन जो कंट्रीज है वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, ठीक है। मतलब वहां के गरीब भी जो है, एकदम गरीब से गरीब जो है, वो भी हो सकता है कि हमारे यहाँ पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज होता है उसके बराबर है, ठीक है। तो वहां पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा है, इसलिए हम लोग इतना उछलते हैं फॉरेन कंट्री के बारे में, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये पॉपुलेशन की वजह से ये हालत है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। हमारे जो हेल्थ इश्यूज है, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओगे तो जो ऑलरेडी जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो और भी बिगड़ जाएगा। इतना लेट वहां पे आपको ट्रीटमेंट मिलता है, कुछ नहीं कर सकते, किसी का भी यहाँ पे दोष नहीं है, क्योंकि इतना नंबर ऑफ पेशेंट्स को उनको हैंडल करना पड़ता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो अब स्लो डाउन चल रहा था तब, बट ऑल्सो फुलफिल आवर, सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा इंप्रूव होगा, हेल्थ ठीक होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा जो सपना था हमारे देश एक दिन वर्ल्ड लीडर होगा, विश्व को हम लीड करेंगे एंड हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश होगा, वो भी फुलफिल होगा अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही मैंने लिखा था
एंड जो मैं एक टिप्स आपको देना चाहूंगी कि आपके अगर ऐसा कुछ भी ऐसे आ जाए जिसमें आप ऐसे न्यूमेरिकल्स दे सकते हो, परसेंटेजेस, मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ भी, जितना अगर आपको जितना पता है तो वो आपके लिए, आपके ऐसे के लिए अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। तो चलिए, ये हो गया मेरा ऐसे खत्म एंड मुझे यहाँ पे ये 28 मिला है आउट ऑफ 50। उसके बाद देखते हैं लेटर। तो चलिए, ये रहा लेटर। यहाँ पे लिखा है कि यू आर शिवानी शिव, रेसिडेंट ऑफ सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, in 110003 write a letter to your younger brother Naman apprising him of harmful effects of the excessive use of cell phone. वर्ड लिमिट 150। ओके, और एक बात यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं आपको, मैं जब भी लिखती थी एंड आप भी घर पे ही ऐसा प्रैक्टिस करना, मतलब आपका जो वर्ड लिमिट है वो गिनते गिनते जाना चाहिए कि कितना दूर आया है, क्योंकि अगर आप नहीं गिनोगे तो आपको एक आइडिया नहीं होगा कि, क्योंकि आप तो एब्रप्टली कंक्लूड नहीं कर सकते ना अपना जो ऐसे है, जो भी लेटर है, एब्रप्टली आप एंड नहीं कर सकते। वर्ड्स जो है बहुत ही कम है, 250 वर्ड 150 वर्ड बहुत ही कम होता है, उसमें आप कुछ भी ऐसे अच्छे से लिख नहीं सकते। थोड़ा सा तो ज्यादा लगता है स्पेस लिखने के लिए, बट यहाँ पे लिमिटेड वर्ड में आपको बहुत अच्छा भी लिखना है, लिमिटेड टाइम के अंदर लिखना है, बहुत कुछ आपको दिमाग में रख के लिखना होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको वर्ड्स गिनते गिनते जाना है, मतलब हर एक पेज के एंड में आप देखोगे एक ही नंबर ऑफ रोज एंड एक ही नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, वो गिनते गिनते आपको जाना चाहिए ताकि आपका वर्ड क्रॉस ना हो। एंड अगर वर्ड क्रॉस भी हो जाए तो यहाँ पे एकदम फास्ट में आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, फास्ट में यहाँ पे लिखा है, ये वाला पॉइंट देखिए, आंसर्स एक्सटेंडिंग द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट बाय मोर देन 10% विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, आंसर पेजेस आर डिवाइडेड इन बॉक्स। कैसे आपको लिखना है वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि 10%, मतलब अगर आप 250 ऐसे का बोले तो आप 225 से 275 तक लिख सकते हो। उसके बाद का जो है वो इवेल्युएट नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका कुछ डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। बहुत लोग डर जाते हैं कि मेरा इतना क्रॉस हो गया है, अब क्या होगा। अब कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद का जो वर्ड्स है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड कंसीडर नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, ये होगा कि आपने जैसे सुंदर से एक कंक्लूजन दिया था वो कंक्लूजन नहीं रहेगा, क्योंकि वो एब्रप्टली एंड हो जाएगा, क्योंकि वो लोग 275 के बाद नहीं देखेंगे, इसलिए वो एब्रप्टली एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिएगा, अब लिखा है कि कैंडिडेट स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, यूएफएम से रिलेटेड जो है, ठीक है। ये मैंने और नहीं देखा, ये आप देख सकते हो पॉज करके। तो चलिए अब लेटर में चल जाते हैं। तो ये रहा लेटर, ठीक है। यहाँ हमें 150 वर्ड के अंदर लिखना है एंड लेटर को लेकर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एड्रेस क्या लिखना है, क्या है यहाँ पे, कोई भी अगर एक्स्ट्रा नाम आप बाहर से लिख दो तो वो हो जाएगा यूएफएम, ठीक है। तो लेटर को लेकर ही ज्यादातर परेशानी होती है, ऐसे में यूएफएम होने का चांसेस कम ही रहता है। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे जो एड्रेस उन्होंने दिया है, ठीक है, रेसिडेंट ऑफ, यहाँ ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003, ये आपको हूबहू कॉपी करना है। आपको खुद से कुछ भी नहीं लिखना है, ये आपको याद रखना है। जो भी हो जाए, खुद से कुछ भी नहीं, कोई नाम नहीं, कोई ऐसा एड्रेस इमेजिनरी कुछ भी आपको नहीं लिखना है, आपके फर्स्ट पेज में ही वो लिखा हुआ है, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जो यहाँ पे सिंपली लिखा है, यहाँ पे देखिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली लिखा था, मैंने एकदम सही लिखा है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003, ठीक है। डेट मैंने क्या दिया है, एक लाइन ऐसे छोड़ देंगे, उसके बाद डेट क्या दिया है मैंने, मेरा जब एग्जाम डेट था, ओके, सितंबर 29 2019, ये मेरा एग्जाम डेट था, मैंने वही डेट लिखा था, ठीक है। उस डेट लिखने से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मल लेटर नहीं है, इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है, इसलिए हमें सिर्फ यही एड्रेस देना है। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे क्या बोला है, मैं फीमेल हूं तो इसलिए मैं शिवानी होके लिखूंगी, आप अगर मेल हो तो आप शिव होके लिखोगे, एंड किसको लिखोगे, आपके भाई नमन को। तो चलिए मैं नमन को क्या लिखूंगी, आप हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन, वो तो हम वैसे ही लिख सकते हैं ना। तो चलिए क्या लिखे, जैसे कि एकदम जैसे सभी लोग स्टार्ट करते हैं, मैंने भी वैसा ही स्टार्ट किया था कि डियर नमन, hope you receive my letter and the best of your health and happiness. Further wrote to me that nowadays you are using cell phone excessively. You need to know the harmful effects of using this. ठीक है, तो ऐसे एक इंट्रोडक्टरी मैंने लिखा है पैरा में, जैसे स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग, ऐसे ही सब लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने लिखा कि आई होप कि आप जब
मेरे भाई नमन जब ये लेटर रिसीव करे तो वो एकदम खुश रहे, स्वस्थ रहे, ठीक है। एंड मेरे फादर जो है, हमारा जो फादर है, वो हमें लिखा था कि तुम आजकल, नमन को मैं लिख रही हूँ कि नाउअडेज यू आर यूजिंग, तुम आजकल बहुत ज्यादा सेलफोन दैट इज मोबाइल यूज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने मोबाइल भी नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में सेलफोन लिखा था। इतना डरी डरी मैंने एग्जाम दिया था, क्या कहे, अब इतना यूएफएम का डर था तो सेलफोन लिखा था, तो मैंने सेलफोन ही लिखा, एकदम मोबाइल भी नहीं लिखा। अगर मोबाइल लिखते तो एक ही बॉक्स में भी आ जाता, है ना। तो सेलफोन एक्सेसिवली यू नीड टू नो, तो मैं आप उनको बोल रही हूँ, मैं नमन को बोल रही हूँ कि तुम्हें ये मोबाइल यूज करने का, सेलफोन यूज करने का हार्मफुल इफेक्ट जानना जरूरी है। तो अब मैं इसके बाद नेक्स्ट पैरा में जाऊंगी, वहां पे मैं नमन को सब बताऊंगी क्या है सेलफोन का हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है। सेकंड पैरा में मैंने लिखा है कि द ब्लू लाइट एमिटेड फ्रॉम द स्क्रीन कैन सीवियरली डैमेज योर आईसाइट्स इन लो लाइट एनवायरनमेंट। आप सभी को पता होगा कि जो भी हमारे स्क्रीन है, सिर्फ मोबाइल नहीं, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टीवी, सभी से ऐसे एक ब्लू रेज निकलता है, ठीक है। इसलिए ब्लू रे फिल्टर वाला आजकल स्पेक्टेकल्स भी मिलता है, जिससे पहन के आपको बैठना होता है स्क्रीन के सामने, जिससे कि आपको ये ब्लू लाइट जो है वो फिल्टर होके आपके आंखों में लाइट जाके पहुंचे। तो द ब्लू लाइट फिल्टर एमिटेड फ्रॉम द स्क्रीन कैन सीवियरली डैमेज योर आईसाइट्स, आपके आंखों के लिए बहुत ही ये हानिकारक है। एंड सबसे ज्यादा हानिकारक कब होता है, जब कुछ लोग क्या करते हैं, अंधेरे में मोबाइल्स देखते, रात में सोने के बाद मोबाइल देखते रहते हैं, क्योंकि रात में तो हम लोग लाइट ऑफ करके सो जाते हैं, बट अब क्या होता है, तब लाइट नहीं होता, सिर्फ मोबाइल से ही लाइट आपके आंखों में जाता है, एंड वो आपके आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। उसके बाद देखते हैं, टॉकिंग ओवर the phone for long time tremendously affects our brain cells। बोलते हैं ना कि अगर ज्यादातर आप फोन में बात करो, कान में फोन लगा के अगर बात करो, तो उसमें क्या होता है, आपका ब्रेन सेल डैमेज होता है एंड कैंसर का एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, द रेडिएशन समटाइम्स इंड्यूसेस कैंसर, जो मैंने अभी कहा, ठीक है। जो रेडिएशन, जो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन निकलता है हमारे फोन से, ठीक है, वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही खराब है। उसके बाद मैंने लिखा यू विल लूज योर कंसंट्रेशन पावर। कंसंट्रेट करने में आजकल हमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है। देखेंगे आजकल बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें कंसंट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मोबाइल के वजह से हमारा जो कंसंट्रेशन पावर होता है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि पीपल आर बिकमिंग अनसोशल, दे प्रेफर मैसेजिंग थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स इंस्टेड ऑफ सोशल गैदरिंग। आजकल लोग घर पे ही ज्यादातर रहता है एंड घर पे ही वो लोग मोबाइल से बातचीत करते। आगे क्या होता था, एक सोशल गैदरिंग होता था, हम लोग जो भी एरिया में रहता है एक साथ होके गप्पे मारते थे लोग, बट आजकल वो सब कम हो चुका है एंड ज्यादातर ही लोग ऐसे व्हाट्सएप में ग्रुप बना के, टेलीग्राम में ग्रुप बना के, मैसेंजर में ग्रुप बना के बात करते हैं, ठीक है, वीडियो कॉल्स वगैरह करते, बात करते। उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जो फिजिकली लोगों के साथ जो मिलते थे, फिजिकल जो हमारा इंटरेक्शन होता था, वो एक्चुअल में अब वर्चुअल हो चुका है, ठीक है, जो हमारे स्वभाव के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद देखिए, तो सोशल गैदरिंग हम लोग आज नहीं करते, हम लोग प्रेफर करते हैं मैसेजिंग थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स। उसके बाद लिखा है डिफरेंट गेम्स लाइक ब्लू व्हेल चैलेंज आर टेकिंग इनोसेंट लाइव्स। तब बहुत फेमस हुआ था, ब्लू व्हेल के वजह से बहुत सारे जाने गया था, बच्चे लोगों के लिए बहुत खतरनाक हुआ था वो ब्लू व्हेल चैलेंज। उसके बारे में भी मैंने लिखा है, एंड पीपल आर सो इन्वॉल्व्ड इन सेल फोन एंड रोड, रेलवे स्टेशन विच इंड्यूस फाटल एक्सीडेंट्स। ऐसा बहुत आपका न्यूज में आता है ना कि कान में हेडफोन डाल के वो क्रॉस कर रहे थे एंड ट्रेन आ रही थी, वो उन्होंने नहीं देखा एंड ट्रेन ने उनको एकदम खत्म हो गया सब। तो ये इसमें किसका गलती है, इसमें तो ड्राइवर का तो गलती नहीं है ना, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए रोड में बहुत एक्सीडेंट्स होता है, ऐसे कान में हेडफोन डाल के लोग रास्ता क्रॉस करते हैं, तो ये सब खतरनाक साबित हो सकता है एंड साबित हो भी चुके हैं। बहुत लोगों को ऐसा एक्सीडेंट्स होता है, तो ये सब एक्सेसिव यूज करने के लिए हो रहा है, जिससे कि हम लोग एकदम एडिक्टेड हो चुके हैं मोबाइल फोन से। तो ये मैंने जो सेकंड पैरा था, ये सेकंड पैरा में मैंने एकदम लिखा क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स था। एंड अगर आप देखते हो कि सभी पॉइंट्स एकदम माइन्यूटली मैंने चूज किया है, एक भी वर्ड मैंने ऐसे ही खर्च नहीं किया है, हर एक वर्ड में आपको सब कुछ एकदम प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा। फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें मैंने ब्लू लाइट का बात किया है कि वो हमारे आईसाइट के लिए खराब है। उसके बाद बोला है कि ज्यादा अगर मैं बात करती हूँ फोन में तो उसके वजह से जो रेडिएशन आता है उससे हमारे दिमाग पे बहुत खराब असर पड़ता है, ऐसे उससे कैंसर भी हो सकता है। उसके बाद लिखा है इसके वजह से हमें कंसंट्रेशन पावर खराब होता है।
देन लिखा है कि हम लोग अनसोशल हो रहे हैं, हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट में ज्यादातर बात करते हैं सोशल गैदरिंग नहीं करके। देन लिखा है कि डिफरेंट गेम्स, ब्लू व्हेल चैलेंज, ऐसे गेम्स, एंड उसके साथ साथ जो वीडियो गेम्स भी होते हैं जिसमें बहुत लोग इतना एडिक्टेड हो जाते हैं कि अपना काम वाम सब कुछ छोड़ के सिर्फ गेम्स ही खेलते हैं। तो ये लिखने की जगह नहीं था। एंड उसके बाद मैंने लिखा है कि जो भी आपका सेल फोन यूज करते करते रास्ते में चलते हैं, रेलवे स्टेशन में क्रॉस करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक होता है, एक्सीडेंट्स भी वगैरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टोटली जितना हो सके, आपको तो 150 वर्ड्स का अंदर अंदर ये कवर अप करना है, तो जितना हो सके मैंने उतना इसमें लिख दिया। एंड लास्ट जो है कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि कंक्लूजन नहीं हो तो ऐसे अब्रप्टली एंड हो जाएगा, बहुत खराब लगेगा वो। तो लास्ट में मैंने लिखा है कि आई होप यू विल लिसन टू माई एडवाइस एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन सेल फोन, कि मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरे जो एडवाइस है वो कंसिडर करोगे, एंड सेल फोन के ऊपर जो तुम एडिक्टेड हो रहे हो, जो डिपेंडेंसी तुम्हारा जो इंक्रीज हो रहा है दिन ब दिन, वो कम होगा। ठीक है, कन्वे माई रिगार्ड्स टू पेरेंट्स एंड लव टू यू, राइट टू मी सून, योर्स लविंगली शिवानी। इसमें मैंने 30 मिला है मुझे, 30 आउट ऑफ 50। तो ये रहा मेरा पेपर। आई होप कि आपको थोड़ा सा हेल्प होगा मेरे ये RTI पेपर शेयर करने से, आपको थोड़ा सा ऐसा एक आइडिया होगा कि कैसे आपको लिखना चाहिए, क्या क्या आपको ध्यान में रख के लिखना होता है। आपको एक भी लाइन वेस्ट नहीं करना है, एक भी सेंटेंस आपको वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट आपको लिखना होगा, एंड विथ यूजिंग अच्छा वर्ड भी आपको यूज करना होगा। सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। एंड ये जो बॉक्स जो पेज है, ये ऐसे बॉक्स पेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके उसमें ही आप प्रैक्टिस करना। आप ऐसे ही कॉपी में भी ऐसे रूलर यूज करके ऐसे आप लाइन खींच के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट कितना आप ऐसे लाइन खींचोगे, जितना हो सके वो तो आप कर ही सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा पैसा खर्च होता है, इतना ज्यादा प्रिंट आउट करना पड़ता है। मेरा तो ऐसे मतलब 100 ऐसे पेजेस मैंने प्रिंट आउट किया था। क्या करे, अब प्रैक्टिस करने के लिए तो करना पड़ेगा ही ना, तो वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल। सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।